दोस्तों नमस्कार। आज जो है हम यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे और यूरोप महाद्वीप में जो है कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो जो है सारी चीज़ जो है एक एक करके यहाँ हम देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यूरोप महाद्वीप का एक सीमांकन करते हैं कि यूरोप महाद्वीप के उत्तर में वेरेंट सागर है, यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में जो है ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर, इसके पश्चिम में जो है ये अटलांटिक महासागर है और पूरब में यूराल पर्वतमाला है। ठीक है ना, यूराल पर्वतमाला और कैस्पियन सागर जो है इसके पूरब में है। ये तो इसका एक सीमांकन हो गया। अब हम देख लेते हैं कि देखिए इसके सबसे उत्तरी पॉइंट जो है वो स्टोक डोल्फा है। इसका जो दक्षिणी पॉइंट है ये गाउडास है जो ग्रीस में पड़ता है, गाउडास। इसका जो पूर्वी पॉइंट है ये है पोर्लार्नी और इसका जो पश्चिमी पॉइंट है ये है जर्ग तक आइसलैंड। ठीक है, तो इस तरह से ये टोटल जो हो गए इसके सीमांकन के पॉइंट हो गए। अब हम देखते हैं कि ये जो यूरोप महाद्वीप है इसको कितने भागों में बांटा गया है, यानी इसके जो भौगोलिक संरचना है उसको कितने भागों में बांटा गया है अध्ययन की दृष्टि से। तो देखिए इसको 4 भागों में बांटा जाता है और 4 भाग में जो इसका भौगोलिक संरचना है उसके आधार पर इसको 4 भाग में बांट करके हम अध्ययन करते हैं। पहला क्या है, कह रहा है कि उत्तर पश्चिमी उच्च भूमि, जो इसकी उत्तर पश्चिमी की जो भूमि है ये थोड़ी सी ऊंच है तो इसलिए इसको उत्तर पश्चिमी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। इसके दूसरे भाग को यूरोप का उत्तरी मैदान कहते हैं। जैसे जो आप ये उत्तर वाला क्षेत्र चलेंगे तो इसको उत्तरी मैदान के नाम से जाना जाता है, जिसमें स्टेपी मैदान भी आता है जो कि गेहूं के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका यूरोप का उत्तरी मैदान क्लियर। और तीसरा है मध्यवर्ती उच्च भूमि, जो बीच का जो भाग है इसे मध्यवर्ती उच्च भूमि के नाम से हम जानते हैं। और जो लास्ट यानी चौथा है जिसे आल्पस पर्वतमाला, और ये आल्पस पर्वतमाला जो है ये यहां से निकल करके कुछ इसकी श्रेणियां जो है अफ्रीका महाद्वीप में भी चली जाती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से इसको हम लोग 4 भागों में बांट देते हैं। अब देखिए जो यूरोप महाद्वीप है इसको यूरेशिया महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अब यूरेशिया क्या है और यूरोप क्या है और एशिया क्या है इसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए कि यूरेशिया किसे कहते हैं। इसे तो यूरोप महाद्वीप कहते हैं, लेकिन यूरेशिया क्या है क्या कि जैसे यूरोप और एशिया के कुछ भाग जो हैं एक साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आप सपोज दैट ले लीजिए रसिया को। अब रसिया क्या है कि इसके अधिकांश भाग तो यूरोप में है लेकिन कुछ भाग जो है उसके एशिया में भी है। अब आपके साथ एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि यूरोप को यानी रसिया को यूरोप का देश कहा जाए कि एशिया का देश कहा जाए। अब उस किसे कहा जाए, तो इस दोनों क्षेत्रों को मिला करके कहा जाता है यूरेशिया। लेकिन चूंकि जो रसिया है उसको यूरोप के अंतर्गत रखा जाता है। अब कोई देश है, मान लीजिए कि कोई देश है और है क्या कि ये 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। तो जब 2 महाद्वीप में कोई देश फैला हुआ हो तो उसे किस महाद्वीप का माना जाएगा, इसके लिए एक चीज है और इसे आप लोग समझ लीजिए। आज जो देश यदि 2 महाद्वीपों में फैला है और उसकी राजधानी जिस महाद्वीप में है उसी महाद्वीप का देश उसको कहा जाता है। तो सेम कंडीशन यहां पे रसिया के साथ भी यही हाल है कि रसिया जो है यूरोप और एशिया में तो फैला है लेकिन उसकी राजधानी जो मॉस्को है वो किस महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप में है। इसलिए रसिया को यूरोप महाद्वीप का देश जो है कहा जाता है। ये चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्षेत्रफल के आधार पर जो यूरोप है ये क्षेत्रफल के आधार पर ये कौन सा स्थान रखता है, ये 6ठा स्थान रखता है। ठीक है ना, क्षेत्रफल के स्थान आधार पर यूरोप का जो स्थान है ये 6ठा है। और यूरोप और एशिया तो आप लोगों को यूरेशिया के बारे में मैंने आपको यहां पे क्लियर कर दिया। अब देखिए है क्या कि इसके कुछ क्षेत्र हैं
और इन क्षेत्रों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आपसे कहा जाए कि बाल्कन राज्य, और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है कि बाल्कन राज्य के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो बाल्कन राज्य के अंतर्गत आता है बुल्गारिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, रोमानिया, अल्बानिया और ग्रीस। ठीक है ना, ये देश जो हैं बाल्कन राज्य के अंतर्गत आते हैं। ये कौन कौन से? बुल्गारिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, रोमानिया, अल्बानिया और ग्रीस। अब इसको यदि आप कोड भाषा में याद करें, जैसे ये क्या होता है कि बार बार आपसे जब ये प्रश्न पूछता है तो इसमें से 2 दे देगा या 2 कम कर देगा, और आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि इसमें से कौन जो है बाल्कन राज्य के अधीन नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि बाल्कन राज्य के अधीन कौन से देश आते हैं। इसको एक कोड भाषा में आप याद कर सकते हैं। क्या? रोमो अबूस ग्रीस आया, रोमो अबूस ग्रीस आया, इसको आप याद कर लीजिए और यह आसानी से ये जो है आपका बन जाएगा। क्या? रोमो अबूस ग्रीस आया। ठीक, तो रो से रोमानिया, म से आपका आ गया मोंटेनेग्रो, अ से अल्बानिया, बू से बुल्गारिया, स से और यहां आ गया बुल्गारिया, स से सर्बिया, ग्रीस है ही आया। तो ये एक कोड बना लीजिए। ऐसे क्या होता है कि आपको इन सब प्रश्नों को कोड के थ्रू ही याद कीजिए, क्योंकि कोड के थ्रू जब इसे याद नहीं करेंगे तो ये बार बार याद करेंगे, बार बार भूल जाएगा। इसलिए ऐसे प्रश्नों को हमेशा कोड के माध्यम से ही याद करना चाहिए। अब देखिए एक दूसरा प्रश्न आता है, स्कैंडिनेवियाई देश। स्कैंडिनेवियाई देश जो होते हैं इसके अधीन कौन कौन से देश आते हैं? तो इसके अधीन नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड। कौन कौन से? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड। और इसको कोड में आप कैसे बनाएंगे? तो संडे आ गया। क्या? संडे आ गया। और संडे स से स्वीडन, न से नॉर्वे, ड से डेनमार्क, अ से आइसलैंड आ गया। तो संडे आ गया यदि आपके दिमाग में है तो स्कैंडिनेवियाई देश जितने हैं सब आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो इस तरह से क्या है कि आपको एज ए कोड के माध्यम से जब याद करते हैं तो चीजें आसान हो जाती है, और यही प्रश्न जो है आपको एग्जाम में लीड दिलाते हैं। जैसे आसान प्रश्न है वो आप कर ले जाएंगे, लेकिन ये प्रश्न चूंकि वो बार बार इसलिए पूछा जाता है क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आप यहां गलती करोगे ही करोगे, चाहे कितना भी रट के जाओ आपको गलत करके आना ही है। लेकिन जब आप इसको कोड के थ्रू याद किए रहते हैं तो तुरंत आप इसको किए, और यही प्रश्न जो है आपको अन्य स्टूडेंट से लीड दिला देते हैं, क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न करते हैं तो आपको लीडिंग रोल मिलता है। क्लियर? अब देखिए एक चीज और है, यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत जो है किन किन क्षेत्रों को रखा गया है? तो ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड, यानी आयरलैंड का जो उत्तरी भाग है उसको मिला करके और जो ग्रेट ब्रिटेन का जो पूरा क्षेत्र है उसे मिला करके इसको कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम। क्लियर? अब जो है ग्रेट ब्रिटेन के अधीन किसको रखा गया है? यूनाइटेड किंगडम समझ गए। अब आइए ग्रेट ब्रिटेन पर। अब ग्रेट ब्रिटेन के अंदर जो है स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। ठीक है ना, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड को मिला करके बोला जाता है ग्रेट ब्रिटेन। तो आपको यूनाइटेड किंगडम समझ में आ गया, ग्रेट ब्रिटेन समझ में आ गया। अब जो है एक तीसरा है आइबेरिया। आइबेरिया के अधीन जो है किसको रखा गया? मान लीजिए कि पूछ लिया जाए कि आइबेरिया के अधीन वो कौन कौन से देश आते हैं, तो आइबेरिया के अधीन आता है स्पेन, पुर्तगाल। ठीक, तो ये जो है क्या है कि आपके यूरोप से संबंधित, और ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ये हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये याद रखना है। अब ये आप एक रेखा देख रहे होंगे, इस रेखा को प्राइम मेरिडियन लाइन या ग्रीनविच रेखा या क्या कहते हैं कि प्रधान देशांतर रेखा के भी नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि यहीं से आपका टाइम जोन सेट होता है। ठीक है ना, और ये
इंग्लैंड के किस शहर से होकर के निकलती है? ग्रीनविच शहर से होकर के निकलती है। चूंकि ये ग्रीनविच शहर से होकर के निकलती है, इसलिए हम लोग इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं, प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं, प्रधान देशांतर रेखा के भी नाम से जानते हैं। तो इस चीज को आपको क्या करना है? याद करके रख देना है। क्लियर? अब देखिए, अब जो है यूरोप में कुछ जो है पर्वत हैं, और ये पर्वत जो है महत्वपूर्ण है और इनसे प्रश्न पूछा जाता है। इसको भी हमें क्या कर लेना है? याद कर लेना। देखिए, कई बार पीसीएस में भी ये प्रश्न आया है कि पेरिनीज पर्वत जो है किन दो देशों की सीमा बनाता है? तो पेरिनीज पर्वत जो है फ्रांस एवं रसिया के बीच सीमा बनाता है। क्लियर? पेरिनीज पर्वत फ्रांस एवं रसिया की सीमा बनाता है। दूसरा है आल्पस पर्वत, और ये आल्पस पर्वतमाला जो है ये फ्रांस एवं इटली के बीच में सीमा बनाता है। तो ये चीजें जो है बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि अब जैसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि फ्रांस एवं इटली के बीच में कौन सी पर्वत रेखा जो है पर्वत जो है सीमा बनाती है, तो आप यदि जानते हैं, समझते हैं, तब तो कर पाएंगे, नहीं तो प्रश्न जो है आसानी से गलत करके चले आएंगे। तो ये जो है आल्पस पर्वतमाला है। अब एक और दूसरा पर्वत आ रहा है पेनाइन पर्वत। अब एक बार फिर प्रश्न आया है, आप उठा करके देखिएगा कि पेनाइन पर्वत जो है कहां पे है? तो पेनाइन पर्वत जो है ये कहां पे है? ये इटली में, इंग्लैंड में है। ठीक है ना? तो पेनाइन पर्वत जो है इंग्लैंड में है। और अगला एक दूसरा पर्वत आ रहा है एपिनाइन। अब देखिए, पेनाइन पर्वत इंग्लैंड में, एपिनाइन पर्वत जो है इटली में। दोनों नाम एक ही टाइप के हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। एपिनाइन पर्वत कहां पे है? इटली में है। यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप के बीच में सीमा बनाता है। जो एशिया महाद्वीप है और यूरोप महाद्वीप है, इन दोनों के बीच में सीमा बनाता है। इसे हम लोग कौन सा पर्वत के नाम से जानते हैं? यूराल पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक, तो पर्वत श्रेणियां तो इसमें कई सारी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जहां से कि बनते हैं, इसको मैंने आप लोगों को क्लियर करा दिया। ठीक, अब हम चलते हैं कि यूरोप महाद्वीप में कुछ महत्वपूर्ण झील हैं, और ये कौन कौन सी झील हैं? जैसे आप देखेंगे एवरन झील। एवरन झील जो है ये मानव निर्मित झील है, और ये कहां पे है? ये इटली में है। ठीक, तो ये चीजें क्लियर हो गया। अब देखिए कैप्सियन सागर। कैप्सियन सागर जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। जैसे आपको हमने अमेरिका में बताया था कि सुपीरियर झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, उसी तरह से कैप्सियन सागर जो है ये क्या है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्लियर? अब देखिए, ये जो है कैप्सियन सागर जो है ये वोल्गा नदी और यूराल पर्वतमाला के बीच में है। ठीक है ना? ये वोल्गा नदी और यूराल पर्वतमाला के बीच में है कैप्सियन सागर। अब देखिए औरल सागर। औरल सागर जो है ये सियरा दरिया और आमू दरिया, ये सियरा दरिया और आमू दरिया जो है दो नदियां हैं जो कि इसमें आकर के गिरती हैं। किसमें? औरल सागर में। क्लियर? ये वोल्गा नदी भी आकर के गिर जाती है किसमें? ये आपके कैप्सियन सागर में। ये सब चीजें जो है याद रखिएगा। अब देखिए कंसेंटेंस झील। अब एक है अगला कंसेंटेंस झील, यह भी कहां पड़ता है? यूरोप में। आइसेल झील, यह भी कहां है? यूरोप में। और इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है कि यूरोप के मैप को खोलिए और खोल करके इसको समझने का प्रयास करिए कि ये कहां है, क्योंकि जब आप मैप में जाकर के देखेंगे तो ये चीजें जो है आपके दिमाग में बैठेगी। ठीक, ओनेजेस्कोय। ओनेजेस्कोय जो है ये यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक, और बाल्टन झील ये कहां पे है? ये हंगरी में है। और फिनलैंड। अब देखिए फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। ये 1000 झीलों का देश कहा जाता है। किसको? फिनलैंड को, क्योंकि इसमें छोटी छोटी हजारों झीलें हैं, इसलिए फिनलैंड को 1000 झीलों का देश के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है दिमाग में रखिएगा। अब देखिए यहां पे कुछ नदियां जो कि महत्वपूर्ण नदियां हैं, उनको भी हम एक नजर में देख लेते हैं। जैसे राइन नदी। राइन नदी को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। और राइन नदी को कोयला नदी के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इससे कोयले का व्यापार होता है।
यानी बड़े बड़े नावों में कोयला जो है लोड करके इधर से उधर किया जाता है, इसलिए इसको कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। डेन्यूब नदी, टाइबर नदी, ठीक, सीन नदी, और टाइबर नदी पर ही रोम शहर स्थित है। सीन नदी इस पर पेरिस शहर स्थित है। वोल्गा नदी, टेम्स नदी, एब्रो नदी, ठीक है, एल्वे नदी। अब जैसे टेम्स नदी देख रहे हैं, टेम्स नदी पर ही लंदन शहर स्थित है। जैसे वोल्गा नदी हो गया, एब्रो नदी हो गया। तो एब्रो नदी स्पेन में बहती है और एल्वे नदी जो है जर्मनी के हैम्बर्ग शहर से होकर के गुजरती है, ठीक। तो इन सारी नदियों को, ये चूंकि महत्वपूर्ण नदियां हैं, इसको आप लोग देखिएगा कि ये कहां पे बहती हैं और किन शहरों से होकर के गुजरती हैं, क्योंकि इनसे प्रश्न जो है पूछा जाता है, इसलिए मैंने क्लियर कराया। अब एक कुछ इसके खास पॉइंट है जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे भी आप लोग देख लीजिए। जैसे आप देखेंगे कि ये कह रहा है कि स्पेन एवं पुर्तगाल, स्पेन एवं पुर्तगाल को मिला करके क्या कहा जाता है, तो आइबेरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइबेरिया कहा जाता है। इटली विश्व का सबसे बड़ा जैतून उत्पादक देश है, ठीक है ना। इटली, देखिए जैसे इटली है, इटली विश्व का सबसे बड़ा जैतून उत्पादक देश है। जैतून का क्या होता है, तेल होता है, ठीक है ना। तो जैतून उत्पादक देश है। शीतोष्ण घास के मैदान को हंगरी में क्या कहा जाता है, पुस्टाज, एवं यूक्रेन में स्टेपी कहा जाता है, ठीक है ना। जहां अभी आप लोग देख रहे हैं कि युद्ध हो रहा है, और जो स्टेपी है, स्टेपी मैदान जो है गेहूं की डलिया है। यहां पे गेहूं का बड़ा उत्पादन होता है, ठीक है ना। बड़े पैमाने पर यहाँ की गेहूं की खेती होती है। तो इसलिए हंगरी में जो घास का मैदान है उसे क्या कहा जाता है, पुटाज कहा जाता है, पुस्टाज। और यूक्रेन में क्या कहा जाता है, स्टेपी। सर्बिया चावल, सर्बिया चावल और इटली जो है, जो इटली का लोम्बार्डी, ठीक है ना, ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, ये चावल की खेती के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि यूरोप महाद्वीप से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जिसको हम लोगों ने आपके बीच में क्लियर कराया। अब जो है हम अगले कड़ी में किसी अन्य महाद्वीप के साथ आएंगे। तब तक हाँ, आप जो है यदि हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी हम वीडियो इस तरह के लेकर के आ रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसलिए आप इस वीडियो का जो बेल आइकन है जरूर जो है उसको प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।